नमस्ते दोस्तों, मनमीत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे परसेंटेज के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हम देखेंगे कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, मतलब हर 100 में से। एक्स परसेंट मीन एक्स पार्ट्स आउट ऑफ एवरी 100 पार्ट्स, मतलब किसी भी चीज़ के हर 100 में से कितने एक्स। फॉर एग्जाम्पल 20% मीन्स 20 पार्ट्स आउट ऑफ 100, मीन्स 20 आउट ऑफ 100। इसे हम लिख सकते हैं 20 डिवाइडेड बाय 100, जो कि हमारा आ जाएगा 1/5। उसके बाद x% ऑफ y, इसका मतलब है x डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई y। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें दिया है 25% ऑफ 160, तो इसका मतलब 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 160, जो कि आ जाएगा 40। तो इसका क्या मतलब कि 160 का 25% जो है वो 40 के इक्वल है। अब अगर हमें कोई नंबर दिया है x और उसे y% से बढ़ाया जाता है, तो बढ़ाने के बाद जो हमारा नंबर आएगा वो होगा x प्लस x मल्टीप्लाई y डिवाइडेड बाय 100। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 125 को 20% बढ़ाते हैं, तो बढ़ाने के बाद हमारा जो नंबर आएगा वो होगा 125 प्लस 125 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100, जो आ जाएगा हमारा 150 के बराबर। सेम तरीके से अगर हम x को y% से बढ़ाने के बजाय y% से कम करते हैं, तो हमारा जो नया नंबर आएगा वो होगा x माइनस x मल्टीप्लाई y डिवाइडेड बाय 100। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 125 को 20% डिक्रीज़ करते हैं, तो जो हमारा नया नंबर आएगा वो होगा 125 माइनस 125 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100, जो कि आ जाएगा हमारा 100। अब अगर किसी नंबर को एक बार किसी x% के साथ बढ़ाने या कम करने के बाद जो आंसर आया उसे दोबारा से किसी y% के साथ कम या बढ़ाया जाता है, तो जो नेट चेंज इन परसेंटेज होगा वो होगा z इक्वल x प्लस वाई प्लस x मल्टीप्लाई y डिवाइडेड बाय 100। अब इस फॉर्मूले में अगर तो चेंज इंक्रीजिंग है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर तो चेंज डिक्रीजिंग है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। मतलब अगर x इंक्रीजिंग है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, अगर x डिक्रीजिंग है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव लेंगे। अगर y इंक्रीजिंग है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, y डिक्रीजिंग है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव लेंगे। अगर जो हमारा आंसर आ रहा है, आंसर हमारा पॉजिटिव में आ रहा है, तो मतलब देयर इज़ नेट इंक्रीज इन वैल्यू, और अगर हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है तो मतलब देयर इज़ नेट डिक्रीज इन वैल्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी नंबर को पहले 10% इंक्रीज़ किया जाता है और फिर बाद में 20% और इंक्रीज़ किया जाता है, तो इस केस में x और y दोनों पॉजिटिव आएंगे, तो हमारा नेट चेंज z हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 32%। मतलब अगर हम किसी नंबर को पहले 10% इंक्रीज़ करते हैं और फिर 20% और इंक्रीज़ करते हैं, तो जो टोटल इंक्रीज़ होगा वो 32% के इक्वल होगा। इन केस अगर हम पहले 10% इंक्रीज़ करते हैं और फिर बाद में उस बढ़ी हुई वैल्यू को 20% डिक्रीज़ कर देते हैं, तो इस केस में x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव हो जाएगा, और हमारा एक्स वाई का प्रोडक्ट भी नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा नेट चेंज आ जाएगा 10 माइनस 20 माइनस 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100।
तो ये आ जाएगा -12%। माइनस साइन का मतलब है कि नेट 12% डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब कि जो हमारी फाइनल वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू से 12% कम होगी। अब इन केस अगर हमारी वैल्यू पहले 10% डिक्रीज़ हो रही है और फिर बाद में 20% इंक्रीज़ हो रही है, इस केस में x नेगेटिव आ जाएगा और y पॉजिटिव होगा और एक्स वाई का प्रोडक्ट फिर से नेगेटिव होगा। तो हमारा आ जाएगा -10 + 20 -10 × 20 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारा आ जाएगा 8%। तो ये 8% इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से 8% ज़्यादा होगी। अब इन केस वैल्यू पहले भी 10% डिक्रीज़ हो रही थी और बाद में 20% और डिक्रीज़ हो गई, इस केस में x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा और इन दोनों का प्रोडक्ट वो पॉजिटिव होगा। तो हमारा आ जाएगा -10 -20 + 10 × 20 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ जाएगा हमारा -28%। मतलब फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से 28% कम होगी। अब अगर किसी चीज़ का प्राइस x% बढ़ रहा है और मैं नहीं चाहता कि मेरा खर्चा बढ़े, तो मुझे अपना यूज़ मतलब कंजम्पशन कम करना होगा। तो डिक्रीज़ इन कंजम्पशन होगा 100 × x डिवाइडेड बाय 100 + x। इसी तरह अगर किसी चीज़ का प्राइस x% कम हो रहा है तो सेम खर्च में मैं कितना एक्स्ट्रा चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ, मतलब कंज्यूम कर सकता हूँ। मतलब इंक्रीज़ इन कंजम्पशन होगा हमारा 100 × x डिवाइडेड बाय 100 - x। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेट्रोल के प्राइस 5% बढ़ जाते हैं पर मैं नहीं चाहता कि मेरा खर्चा बढ़े, तो मुझे कम पेट्रोल ख़रीदना पड़ेगा। तो डिक्रीज़ इन क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल परचेज्ड हो जाएगा 100x डिवाइडेड बाय 100 + x। इस केस में x हमारा है 5। तो फॉर्मूले में वैल्यू डालने के बाद हमारा आ जाएगा 4.76%। मतलब अगर मैं नहीं चाहता कि मेरा खर्चा बढ़े तो मैं पहले जितना पेट्रोल ख़रीदता था मुझे उससे 4.76% कम पेट्रोल ख़रीदना पड़ेगा। अगर किसी शहर की पॉपुलेशन दी है P जो कि R% पर एनम के हिसाब से इंक्रीज़ कर रही है, तो n ईयर्स के बाद पॉपुलेशन होगी P × 100 + R डिवाइडेड बाय 100 होल पावर n। और n ईयर पहले उस शहर की पॉपुलेशन होगी P × 100/100 + R होल पावर n। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी शहर की पॉपुलेशन है 5 लाख और वो 5% पर एनम के रेट से बढ़ रही है, तो 2 साल बाद उस शहर की पॉपुलेशन होगी P × 100 + R डिवाइडेड बाय 100 होल पावर n। इस केस में P है हमारा 5 लाख, R है हमारा 5% और n है 2 ईयर्स। फॉर्मूले में वैल्यूज़ डालने के बाद हमारा 2 साल बाद पॉपुलेशन आ जाएगी 5,51,250। उसी तरह 2 साल पहले इस शहर की क्या पॉपुलेशन थी वो निकालनी हो तो वो आ जाएगी P × 100 डिवाइडेड बाय 100 + R होल पावर n। फॉर्मूले में वैल्यूज़ डालने के बाद हमारी 2 साल पहले की पॉपुलेशन आ जाएगी 4,53,515। अब अगर किसी चीज़ का प्राइस है P और वो R% पर एनम के हिसाब से कम हो रहा है, तो n ईयर्स के बाद उस चीज़ का प्राइस होगा P × 100 - R डिवाइडेड बाय 100 होल पावर n। उसी तरह
n ईयर्स पहले उस चीज़ का प्राइस होगा p मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस r होल पावर n। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कार जिसका प्रेजेंट प्राइस 5 लाख है और उसका प्राइस 5% पर एनम के हिसाब से कम हो रहा है, तो 2 साल बाद उसका प्राइस होगा p मल्टीप्लाई 100 माइनस r डिवाइडेड बाय 100 होल पावर n। इस केस में p है 5 लाख, r है 5% और n है 2 ईयर्स। फॉर्मूले में वैल्यूज़ डालने के बाद हमारा 2 साल बाद का प्राइस आ जाएगा 4,51,250। उसी तरह 2 साल पहले का प्राइस अगर हमें फाइंड करना हो तो वो हो जाएगा p मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस r होल पावर n। फॉर्मूले में वैल्यूज़ डालने के बाद हमारा 2 साल पहले का प्राइस आ जाएगा 5,54,016। कई बार क्वेश्चन इतने डायरेक्ट नहीं होते, तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको कौन सी वैल्यूज़ दी गई हैं या फिर फाइंड करने को बोला गया है। उसके अलावा आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको किन वैल्यूज़ की परसेंटेज दी गई है या चेंज इन परसेंटेज दी गई है, और अगर चेंज इन परसेंटेज दी गई है तो क्या वो परसेंटेज इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है। ये सब आइडेंटिफाई करने के बाद आपको जो फाइंड करना है उसे x मान लीजिए और फिर जो कंडीशंस दी गई हैं उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाइए और इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कीजिए। चलिए अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें क्या दिया है और क्या फाइंड करना है। In an examination, 5% of candidates were found ineligible। मतलब एक एग्ज़ामिनेशन में जो स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा उनमें से 5% स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं थे। तो ये हमें दिया है इनएलिजिबल कैंडिडेट्स का परसेंटेज। तो इनएलिजिबल कैंडिडेट्स आवे 5% and 85% of eligible candidates belong to general category। मतलब जो एलिजिबल कैंडिडेट्स थे उनमें से 85% जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। अब पहली लाइन में हमें दिया था कि 5% कैंडिडेट्स इनएलिजिबल हैं, मतलब एलिजिबल कैंडिडेट्स हो गए 95%। उन 95% एलिजिबल कैंडिडेट्स में से 85% जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। मतलब ये हमें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स का परसेंटेज दिया है जो कि है 85% ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स। इफ़ 4,275 एलिजिबल कैंडिडेट्स बिलोंग टू अदर कैटेगरीज, मतलब 4,275 एलिजिबल कैंडिडेट्स अदर कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं। पहले हमें दिया था कि 85% ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, मतलब जो बचे हुए 15% एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो अदर कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं और वो 4,275 के इक्वल हैं। देन हाउ मैनी कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर द टेस्ट, मतलब कितने कैंडिडेट्स ने टेस्ट के लिए अप्लाई किया था। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि 5% कैंडिडेट्स इनएलिजिबल हैं, बचे हुए 95% में से 85% जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और जो 15% अदर कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं वो हैं 4,275 के इक्वल।
अब सब टर्म्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें जो फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड फॉर एग्ज़ाम, उसे हम मान लेते हैं x। अब हमें दिया है कि 5% कैंडिडेट्स इनएलिजिबल हैं, तो एलिजिबल कैंडिडेट्स हो जाएगा 95% ऑफ x, मतलब 95/100 इंटू x। अब इन एलिजिबल कैंडिडेट्स में से 85% बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी को, तो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अदर कैटेगरी हो जाएगा 15% ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, मतलब 15% ऑफ 95/100 इंटू x, जो कि है 4275 के इक्वल। अब इस इक्वेशन से x आ जाएगा हमारा 4275 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 95, तो हमारा x आ जाएगा 30,000 कैंडिडेट्स। चलिए अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। 2 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन। किसी एग्जामिनेशन में 2 बच्चे अपीयर हुए। One of them secured 9 marks more than the other. दोनों स्टूडेंट में से एक को दूसरे से 9 मार्क्स ज़्यादा मिले। And his marks was 56% of sum of their marks. मतलब जिसके मार्क्स ज़्यादा थे उसके मार्क्स दोनों स्टूडेंट्स के मार्क्स के सम का 56% है। What are the marks obtained by them? हमें उन दोनों स्टूडेंट्स के मार्क्स फाइंड करने हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक स्टूडेंट के मार्क्स x मान लेंगे, तो दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स पहले स्टूडेंट से 9 ज़्यादा थे, तो दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स हो जाएंगे x + 9। अब हमें दिया है कि जिस स्टूडेंट के 9 मार्क्स ज़्यादा थे, मतलब जिसके x + 9 मार्क्स हैं, वो दोनों स्टूडेंट्स के मार्क्स के सम का 56% है। मतलब x + 9 इज़ इक्वल टू 56/100 इंटू x + 9। इसमें x + 9 हो गया उन दोनों स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम, और 56 डिवाइडेड बाय 100 से मल्टीप्लाई करने से वो हो जाएगा सम का 56%। अब ये हमारा इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा x आ जाएगा 33। तो हमारा एक स्टूडेंट के मार्क्स हो गए 33, दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स पहले स्टूडेंट से 9 ज़्यादा हैं, मतलब x + 9, तो दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स हो गए 33 + 9 मतलब 42। इस वीडियो में हमने देखा कि कुछ टाइप के क्वेश्चंस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूलास हैं, जिनमें वैल्यूज़ डालने पर हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है, लेकिन कुछ टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें पहले गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाना पड़ता है, और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम अपना आंसर फाइंड करते हैं। क्वेश्चन जैसा भी हो, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसे समझें तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू।